हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा जो लेक्चर है वो पसंद आ रहा होगा। आप लोगों को जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड था, और आप लोगों ने देखा भी कि मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड में जहाँ तक भी मुझे एक्सोक्राइन ग्लैंड से बुक से जहाँ से भी मुझे कंसल्ट करने का मौका मिला, मैंने वहाँ से सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड को एक साथ में समराइज़ करके मैंने आपको एक शॉर्ट व्यू के रूप में मैंने आपको दिया था। अब उसी के बिहाफ पर हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि आज हमारा ये चौथा लेक्चर है एंडोक्राइनोलॉजी पे, जिसमें स्पेशली आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, ताकि ये और भी जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या किसी भी बायोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इसको और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले सकें। तो आज हम लोग अपना जो टॉपिक होगा एंडोक्राइनोलॉजी पे, स्पेशली हम लोग जो फोकस करेंगे वो हाइपोथैलेमस पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है हमारा एंडोक्राइनोलॉजी पे वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने बेसिक हार्मोन्स क्या होते हैं वो भी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि 3 तरह की ग्लैंड मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने पहली ग्लैंड बताई थी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, दूसरी ग्लैंड जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और तीसरी जो होती है वो हमारी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। तो हम लोग दूसरी ग्लैंड को आज डिस्कस करते हैं, जो हमारी कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, इस एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोगों ने अपने प्रीवियस में भी पढ़ा हुआ है कि क्या होती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इस पे और भी चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहली बात अपने देखने को मिलती है कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो देखने को मिलता है कि वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं यहाँ से बेसिकली जो होता है वो हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है। तीसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको दूसरे शब्दों में हम लोग जो बोलते हैं वो केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, उसको हम लोग ऑटोक्वाइट्स का भी नाम देते हैं। और सबसे ख़ास और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के साथ में रेगुलेट होते हैं, और ब्लड के साथ रेगुलेट होकर के अपने टारगेट फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म्स करते हैं। उसी के साथ साथ अपने को ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो मुख्यतः 2 भागों में डिफ्रेंशिएट की जाती हैं, जिसमें देखने को मिलता है कि जो हमारी सबसे पहली ग्लैंड्स होती है जिसको हम लोग जो मेंशंस करते हैं वो हमारी होती है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, और दूसरी ग्लैंड की जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमारी जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स का नाम देते हैं। तो हम लोग उसी के बिहाफ पर आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में देखने को मिलता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड्स होती हैं, तो सबसे पहली बात ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, सिक्रीट हार्मोन, ये हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर ROR ऑटोक्वाइट्स। इसी को हम लोग केमिकल मैसेंजर अथवा जो नाम देते हैं वो ऑटोक्वाइट्स बोलते हैं। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि इसका जो सिक्रीशंस होता है वो ऑलवेज ब्लड के साथ में रेगुलेट होता है। तो यहाँ पर अगली बात कह सकते हैं सिक्रीशंस आर कैरीड टू टारगेट थ्रू ब्लड, कि ये क्या होता है, ब्लड के साथ में क्या होता है, इसका कनेक्शंस होता है। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये मुख्यतः 2 भाग में डिफ्रेंशिएट होती हैं। इट मीन्स कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स या 2 काइंड्स। इसके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले की बात करते हैं तो पहला जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी जो हमारी देखने को मिलती है
इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस तरह से देखने को मिला कि हमारी ये क्या होती हैं, दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोगों ने अगर देखा जाए तो ये सारे पॉइंट जो हैं, जो मैंने लिखे हुए हैं, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। जब हम आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस पढ़ा रहे थे, उस समय भी मैंने आपको इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको मैंने पढ़ाया था कि हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। इससे क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसके हार्मोन्स को हम लोग दूसरे शब्दों में केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, या इसी को ऑटोकॉइड्स भी बोला जाता है। इसका जो सिक्रेशंस होता है वो ऑलवेज ब्लड के साथ में क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है, ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। तो आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड और जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस अपने को देखने को मिलता है। तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इसमें क्या बेसिक कौन कौन से ग्लैंड्स इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर होती है ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड की। तो हमारी जो ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स होती है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो देखने को मिलती हैं कि स्कैटर्ड फॉर्म्स में नहीं होती हैं। इसका मतलब सेल्स कैसी होती हैं, यहाँ पर सेल्स हमारी कैसी होती है, यूनाइटेड्स होती हैं। लेकिन जो हमारी नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होती हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, इसमें देखने को मिलता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो स्कैटर्ड फॉर्म्स में होती हैं। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के माध्यम से हम लोग दोनों ग्लैंड को डिस्कस कर लेते हैं। पहली ग्लैंड कौन सी थी, तो पहली हमको देखने को मिला था वो थी हमारी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड थी उसको हम लोगों ने नाम दिया था नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये दो तरह की हमारी ग्लैंड हो गई, जिसमें पहली ग्लैंड जो हो गई वो देखने को मिला ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड देखने को मिली ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड देखने को मिली। तो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड में देखने को मिलता है कि इसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो देखने को मिलता है कि वो यूनाइटेड फॉर्म्स में होती हैं। नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड में देखने को मिलता है कि इसमें जो सेल्स हमारी होती हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म्स में होती हैं। जिसमें सबसे पहला फीचर्स ये हो गया, सेल्स आर यूनाइटेड। इसमें जो सेल्स होती हैं यूनाइटेड होती हैं। दूसरी बात यहाँ पर हो गया कि इसमें सेल्स आर स्कैटर्ड। इसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म्स में देखने को मिलता है। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इसमें क्या क्या ग्लैंड पाई जाती हैं। तो जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इसमें सबसे पहली जो ग्लैंड्स होती है उसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं, कि हमारी हाइपोथैलेमस होती है। दूसरी ग्लैंड, अगर हम लोग इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहली जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। फिर दूसरी जो ग्लैंड आती है वो हमारी हाइपोथैलेमस आती है। फिर उसके बाद जो ग्लैंड अपने को देखने को मिलती है ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद जो देखने को मिलती है वो हमारी ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड। थायराइड के बाद देखने को मिलता है हमारी जो ग्लैंड आती है उसको हम लोग पैराथायराइड बोलते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि पैराथायराइड के बाद जो हमारी ग्लैंड्स होती है उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो हमारी होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड्स के बाद हमारी जो ग्लैंड्स होती है इसको हम लोग नाम देते हैं एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। और लास्ट में जो हमारी ग्लैंड्स आती है इसको हम लोग गोनैड्स बोलते हैं। तो इतनी प्रकार की ग्लैंड यहाँ पर देखने को मिल गई। पीनियल ग्लैंड देखने को मिल गई, हाइपोथैलेमस देखने को मिल गया, पिट्यूटरी देखने को मिला, थायराइड देखने को मिला, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और हमारी क्या हो गई, गोनैड्स हो गया। और जो हमारी नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होती है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें जो अपने को ग्लैंड देखने को मिलती है, इसमें जो ग्लैंड होती है वो हमारी लीवर होती है। लीवर के साथ साथ इसमें हमारी जो ग्लैंड होती है वो किडनी होती है। किडनी के बाद जो हमारी ग्लैंड देखने को मिलती है वो हार्ट होता है। हार्ट के बाद देखने को मिलता है कि इसमें जो हमारी ग्लैंड आती है नॉन ऑर्गेनाइज्ड में प्लेसेंटा होता है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारी लास्ट वन होती है उसको हम लोग गैस्ट्रो
इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, म्यूकोसा ग्लैंड बोलते हैं। इतनी प्रकार के तो टोटल इसमें अपने को देखने को मिल गया कि 5 प्रकार की जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड में ये 5 प्रकार की, क्योंकि लीवर से भी हार्मोन्स होता है, किडनी सबसे होता है। तो हम 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अपने को ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड में देखने को मिल गया कि इसमें इतने प्रकार की क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने को देखने को मिलती हैं। अगर इसका एक प्रीव्यू देखें कि इन केस में ये सारी ग्लैंड की पोजीशन कहाँ पर होती है, तो देखने को मिलता है कि जैसे अगर हम यहाँ पर बनाएं कि ये मान लीजिए कि ये ह्यूमन बॉडी का ये ब्रेन का रीजन हो गया। ये ह्यूमन बॉडी के ब्रेन की पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर दें कि चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारी जो ग्लैंड पाई जाती है, इस ग्लैंड को हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पर जो ग्लैंड पाई गई इस ग्लैंड को हम लोग नाम देते हैं हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस का। यहाँ पर देखने को मिलता है ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी। जस्ट एबव सरफेस पे देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिस ग्लैंड को हम लोग नाम देते हैं पीनियल ग्लैंड का, और इसी को हम लोग नाम देते हैं एपिफाइसिस का। मतलब जो हमारा स्कल रीजन होता है, उस स्कल रीजन में देखने को मिलता है कि अपना पूरा का पूरा, अगर हम लोग इस स्कल की बात करते हैं, हेड रीजन की बात करते हैं, तो हेड रीजन में देखने को मिलता है कि जस्ट एबव सरफेस पर क्या होता है, पीनियल ग्लैंड होती है। उसके बाद जस्ट लोअर सरफेस की बात करेंगे जहाँ पर हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। जब हम ब्रेन पढ़ाएंगे तो ब्रेन में आपको बताएंगे कि फोरगट, जो फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, और जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें कहाँ से इन सारी चीज़ों की पोजीशन होती है। तो जब हम आपको ब्रेन का पूरा पार्ट बताएंगे तो वहाँ पर एक पार्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या होता है, हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, जिसमें देखने को मिलता है कि डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, जो हमारे सेंटर्स होते हैं उनको भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। और फिर साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारे डायनसेफ्लॉन का कंपोनेंट्स होता है, उस डायनसेफ्लॉन के कंपोनेंट्स में क्या होता है, वो डायरेक्टली क्या करता है, वो हाइपोथैलेमस को लीड करता है, जिसकी वजह से देखने को मिलता है कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के सेंटर्स हैं, चाहे वो हंगर सेंटर हो, सैटिटी सेंटर्स हो, एपिटाइट सेंटर्स होते हैं, लव सेंटर्स होते हैं, हेड सेंटर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। फिर उसी के जस्ट लोअर सरफेस, लोअर पार्ट की तरफ देखने को मिलता है कि हमारा क्या पाया जाता है, वो हमारा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो क्या होता है, बेस पे पाया जाता है। जो बेस अथवा जो वेसल पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन का, क्योंकि जो डायनसेफ्लॉन का पार्ट होता है वो हमारा किसका होता है, वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो जस्ट फोर ब्रेन के पार्ट के जो हमारा बेस का सरफेस होता है अथवा जो बेसल पार्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस पाया जाता है। और जस्ट उसके नीचे देखने को मिलता है कि हाइपोफाइशियल स्टॉक के थ्रू से क्या होता है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, हैंगिंग डाउन्स होती है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, हमारी एक तरह की बोन होती है, जिस बोन को हम लोग स्फिनॉइड बोन बोलते हैं। और जो पीनियल ग्लैंड्स होती है, वो पीनियल ग्लैंड क्या होती है, जो हमारा डायनसेफ्लॉन का रीजन्स होता है। और डायनसेफ्लॉन जो होता है वो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है। जस्ट इसके एबव जो अपर पार्ट होता है, जिसको हम लोग एपिथैलेमस बोलते हैं, उस एपिथैलेमस पार्ट से क्या होता है, एक एपिफाइशियल स्टॉक होता है, जहाँ से हमारी क्या होती है, पीनियल ग्लैंड्स क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो ये तो हमारा हो गया पीनियल ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और फिर हमारा क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। तो इसका मतलब ये पीनियल ग्लैंड हो गई, हाइपोथैलेमस हो गए, पिट्यूटरी हो गई। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे थ्रोट रीजन में, जो हमारा थ्रोट होता है, जो हमारा गला होता है, वहाँ पर क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि हमारी थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। और अगर हम लोग थाइमस ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारा ब्रोंकी रीजन्स होता है, ब्रोंकी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम बात करते हैं, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो कार्टिलेज होता है, जहाँ से हमारे दोनों लंग्स होते हैं पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स, वहाँ से क्या होता है, वो बाइफ्रक्टेट हो जाता है हमारा ब्रोंकी। तो वहाँ से क्या होता है कि उसके जस्ट एबव, जस्ट जहाँ से वो बाइफ्रक्टेट होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से ये ऐसे ही हुआ, ये यहाँ से बाइफ्रक्टेट हो गया, तो जस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारी क्या पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड पाई जाती है।
उसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, हमारी थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड होती है। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा किडनी का पार्ट होता है, तो जस्ट किडनी के जस्ट अबव सरफेस पे क्या होता है, ये हमारी क्या सी ग्लैंड होती है, इसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड का नाम देते हैं कि हमारी एड्रीनल ग्लैंड होती है जस्ट किडनी के ऊपर। और गोनैड्स जो होता है ये क्या होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी होते हैं, जो कि देखने को मिलता है कि मेल में अलग होता है और फीमेल में क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि मेल में जो होता है वो टेस्टिस होता है और फीमेल में जो होता है वो ओवरी देखने को मिलता है। बाकी लीवर होता है, किडनी होता है, हार्ट होता है, प्लेसेंटा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लिखा गया, इसका मतलब गैस्ट्रो का मतलब स्टमक हो गया, इंटेस्टाइनल का मतलब जो हो गया वो हमारी इंटेस्टाइन हो गई। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इससे भी क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। प्लेसेंटा की बात करें तो जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने को जो काम करता है वही जो होता है हमारा प्लेसेंटा होता है। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो हमारा क्या करता है, प्लेसेंटा करता है। तो इसमें जहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी, जब हम लोग नॉन ऑर्गेनाइज सेल्स की बात करेंगे तब उसमें बात करेंगे। तो अभी आप ऑर्गेनाइड और नॉन ऑर्गेनाइज सेल्स में पढ़ लीजिए कि कौन कौन सी सेल्स हमारी होती हैं ऑर्गेनाइड। जैसे इसमें एक छूट रहा एक आपका छूट रहा पैंक्रियाज। तो जो पैंक्रियाज होगा वो हमारे मिक्स्ड ग्लैंड में आएगा, जिसको हम लोग, जो तीसरी ग्लैंड होती है जिसको हम लोग एक्सोक्राइन हो गया, इंडोक्राइन हो गया। इंडोक्राइन में जब सारी ग्लैंड को पढ़ लेंगे तो लास्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा क्या होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड का नाम देते हैं। तो उसमें हमारा क्या आता है, पैंक्रियाज आता है। तो इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग सबसे पहली ग्लैंड को जो डिस्कस करेंगे वो हमारी होगी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे जो सर्टेन हमारे हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज भी होते हैं और इनहिबिट। इसका मतलब ये हुआ कि पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने का काम करती है, कि जो हमारी पिट्यूटरी होती है उस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। इट मीन्स जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी, उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो हमारा किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। और हाइपोथैलेमस के पास जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स दोनों की होती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड की डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तब हम लोग चलते हैं और सबसे पहली ग्लैंड डिस्कस करते हैं कि हमारी हाइपोथैलेमस क्या होती है। तो जैसा कि मैंने फिगर में बनाया भी है कि हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो इसको, इस फिगर को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि इसका काम अभी भी लग जाएगा। तो सबसे पहली ग्लैंड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारी कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस होती है, सबसे इम्पोर्टेंट भी होती है। तो इसी को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले अपने को ये देखने को मिलता है कि जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोथैलेमस आर मेनली फाउंड इन या मेनली अकर इन बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफ्लॉन। कि जो डायंसेफ्लॉन का जो बेसल पार्ट होता है वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हमारा हाइपोथैलेमस क्या होता है, पाया जाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि डायंसेफ्लॉन क्या होते हैं। तो डायंसेफ्लॉन जो होता है वो हमारा देखने को मिलता है कि 4 ब्रेन का पार्ट होता है। इट मीन्स जैसे देखने को मिलता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट से मिलकर के बनता है, जिसको में हमको देखने को मिलता है 4 ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हमारा हाइंड ब्रेन होता है। तो जो हमारा 4 ब्रेन होता है उस 4 ब्रेन में देखने को मिलता है कि उसमें क्या होते हैं, हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। दूसरा देखने को मिलता है कि उसमें सेरिब्रम्स होते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट देखने को मिलता है वो हमारा डायंसेफ्लॉन होता है। तो जो हमारा डायंसेफ्लॉन है वो 4 ब्रेन का पार्ट होता है और उसी का जो बेस पार्ट होता है वहीं पर देखने को मिलता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो पाया जाता है। एक सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात ये भी देखने को मिलती है कि जो हमारा डायंसेफ्लॉन होता है उस डायंसेफ्लॉन के बीच में क्या होती है, एक तरह की कैविटी भी पाई जाती है, जिस कैविटी को हम लोग नाम देते हैं डायोसिल कैविटी। इसलिए क्योंकि देखने को मिलता है कि जो हमारा ब्रेन रीजन होता है उस ब्रेन रीजन में भी क्या होते हैं, कैविटी पाई जाती है। और ब्रेन की कैविटी को जो नाम देते हैं वो वेंट्रिकल्स बोला जाता है। जैसे दिमाग में आता है कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, हमारे हार्ट में ही पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हार्ट में ही पाया जाता है। जो वेंट्रिकल्स होता है वो हमारे क्या होते हैं, जो ब्रेन्स होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। तो टोटल अपने को देखने को मिलते हैं कि 4 प्रकार के वेंट्रिकल्स होते हैं।
फर्स्ट वेंट्रिकल और जो सेकंड वेंट्रिकल्स होता है वो देखने को मिलता है कि जो हमारा सेरेब्रम होता है वहाँ पर देखने को मिलता है, सेरेब्रम रीजन में देखने को मिलता है। लेकिन जब थर्ड वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स होता है वो देखने को मिलता है कि हमारा कहाँ पर होता है, डायनसेफ्लॉन में होता है। और जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स होता है उसको हम लोग डायोसील का नाम देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर ये हो गई कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये कहाँ पर होता है, अकर इन बेस ऑफ द डायनसेफ्लॉन, बेस or बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, कि जो हमारा डायनसेफ्लॉन होता है वहाँ पर पाया जाता है। अब हम लोग एक डायनसेफ्लॉन की मॉर्फ को फिगर थोड़ा सा समझ लें कि कैसे। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये ब्रेन का कंपोनेंट्स है तो इसमें क्या होता है, जो डायनसेफ्लॉन होता है ये पार्ट होता है। तो ये डायनसेफ्लॉन का पार्ट हो गया। ये पूरा का पूरा जो बीच में पार्ट होता है इसी को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं डायनसेफ्लॉन का रीजन है। अब ये डायनसेफ्लॉन हो गया। तो इसके ऊपर का जो पार्ट हो गया, इसके ऊपर के पार्ट को हम लोगों ने नाम दे दिया एपिथैलेमस। अब ये जो लोअर वाला पार्ट होता है इसी लोअर पार्ट को हम लोग जो नाम देते हैं वो हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो डायनसेफ्लॉन का बेस पार्ट होता है, जो इसका बेस रीजन होता है अथवा जो बेसल पार्ट होता है, उसके बेसल पार्ट के पास में क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस क्या होता है, पाया जाता है। अब यहाँ पर डायनसेफ्लॉन है तो इसके बीच में क्या होती है, कैविटी भी पाई जाती है, जिस कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसमें जो कैविटी पाई गई उस कैविटी को नाम दिया गया डायोसील कैविटी। और यही डायोसील कैविटी जो होती है वो थर्ड वेंट्रिकल्स के रूप में क्या होती है, जानी जाती है, क्योंकि इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डायोसील कैविटी को ऑलवेज हम लोग थर्ड वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये एपिथैलेमस हो गया, ये डायनसेफ्लॉन हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया। अब मैंने इस पे लिखा कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है वो एपिथैलेमस रीजन में पाई गई, तो ये हमारी पीनियल ग्लैंड हो गई। ये हमारे इसके जस्ट लोअर सरफेस पर जो देखने को मिल गई वो क्या हो गई, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। और ये हमारी क्या हो गई, एक तरह की बोन होती है, जिस बोन को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं स्फिनॉइड बोन। ये स्फिनॉइड बोन होती है। और ये हमारी जो ग्लैंड होती है इस ग्लैंड को हम लोग नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। और इसके बीच में एक होल बन रहा है, गड्ढेनुमा संरचना बन रही है। इस गड्ढेनुमा संरचना को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं सेला टार्सिका। इसका जो नाम है उसको हम लोग सेला टार्सिका बोलते हैं। जिससे ये अटैच होती है इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं हाइपोफाइशियल स्टॉक का नाम देते हैं, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है। तो इसको हम लोग हाइपोफाइशियल स्टॉक बोलते हैं। ऊपर वाला रीजन जो होता है एपिथैलेमस होता है, और जो इसका ये पार्ट होता है जहाँ से हमारी पीनियल ग्लैंड क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ये पीनियल ग्लैंड है जिससे जुड़ी हुई है, इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं एपिथैलेमस स्टॉक बोलते हैं। इसको हम लोग एपिथैलेमस स्टॉक बोलते हैं कि हमारा एपिथैलेमस स्टॉक का पार्ट होता है। तो सिंपल शब्द में कहा जाए तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हाइपोथैलेमस जो होता है, जो हमारा डायनसेफ्लॉन होता है उस डायनसेफ्लॉन के क्या होता है, बेस पर पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम डायनसेफ्लॉन की बात करते हैं कि जो हमारा डायनसेफ्लॉन है वो क्या है, तो डायनसेफ्लॉन में सबसे पहली बात पता चल गई कि अपर पार्ट इज नोन एज, कि जो इसका अपर पार्ट होता है उसको क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एपिथैलेमस। और जो हमारा एपिथैलेमस होता है उसी एपिथैलेमस से अटैच होती है हमारी एक तरह की ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पीनियल ग्लैंड। तो जब पीनियल ग्लैंड पढ़ाएंगे तब उसके बारे में बताएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह हो गई कि इसका जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट इज नोन एज, इसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोथैलेमस का, कि इसका जो लोअर पार्ट होता है ये हाइपोथैलेमस होता है। तीसरी बात यहाँ पर हो गई कि इसके बिटवीन क्या होती, एक तरह की कैविटी पाई जाती है जिसको थर्ड वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये थर्ड वेंट्रिकल जो होती है इसको हम लोग डायोसील का नाम देते हैं कि यह डायोसील होती है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है कि एपिथैलेमस क्या होता है, और मैंने अभी आपको बताया
कि जो हमारा डायनसेफ्लॉन होता है ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है। डायनसेफ्लॉन इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, क्योंकि डायनसेफ्लॉन जो होता है ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। अब ब्रेन क्या होता है, तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं और हाइंड ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफ्लॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेजेंसेफ्लॉन बोलते हैं और हाइंड ब्रेन को जो हम लोग नाम देते हैं वो रोम्बेंसेफ्लॉन बोलते हैं। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और नर्वस सिस्टम में जब हम लोग टाइप्स ऑफ या उसके कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तब हम लोग वहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया इन केस में क्या कि डायनसेफ्लॉन के बेस पर क्या होती है, हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है। दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि हाइपोथैलेमस को क्या नाम देते हैं, आल्सो नोन एज, इसको एक नाम देते हैं जिसको क्या नाम देते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। इसको क्यों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये देखने को मिलता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, लेकिन जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है उस हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को भी क्या करती है, ये कंट्रोल में करने का काम करती हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विच ग्लैंड्स आर कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, कि कौन सी ऐसी ग्लैंड होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जो पीजीटी 2010 का एग्ज़ाम हुआ था उस पीजीटी 2010 के एग्ज़ाम में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो होती है वो किस ग्लैंड को कंट्रोल करती है। उसके जो सर्टेन हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं उन सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने का जो काम होती है वो हमारी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था वो पीजीटी 2010 में क्या हुआ था, ये पूछा गया था। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर हम आपको ये बताते हैं कि जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है उसके और भी कौन से फीचर्स होते हैं। आई होप आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हमको देखने को मिलता है कि जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि इसके जो हार्मोन्स होते हैं, इसको हार्मोन्स को हम लोग न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। ऐसा क्यों न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं, इसलिए इसको न्यूरो हार्मोन्स बोला जाता है क्योंकि जो हमारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं वहाँ से क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं। और जब ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स से रिलीज होते हैं तो इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो न्यूरो हार्मोन्स कहलाते हैं। इसलिए न्यूरो हार्मोन्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों की जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। तो अगली बात यहाँ पर यह हो गई कि इन हाइपोथैलेमस न्यूरो सिक्रेटरी सेल आर फाउंड। और जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती है उसको क्या नाम देते हैं, तो इसको बोला जाता है इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियाई। इसको जो हम लोग नाम देते हैं वो न्यूक्लियाई बोलते हैं। और न्यूक्लियाई भी इसमें कितने होते हैं, तो इसमें दो न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। पहला जो न्यूक्लियाई होता है इसको हम लोग सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। दूसरा जो न्यूक्लियाई होता है इसको हम लोग नाम देते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इसका मतलब इसमें दो तरह के न्यूक्लियाई भी देखने को मिलते हैं। जो न्यूक्लियाई हमारे कौन से होते हैं, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, दूसरे न्यूक्लियाई को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बोलते हैं।
अगली बात यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि जो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, सिक्रीट हार्मोन्स, जो यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स को हम लोग यहाँ पर जो नाम देते हैं वो न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। इसके हार्मोन्स को हम लोग न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि इसके हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स बोला जाता है। जैसे हम लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है कि जितनी और भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी हमारी सेल्स होती हैं, जो एंडोक्राइन सेल्स होती है, वहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हार्मोन्स ही बोलते हैं, या केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, या ऑटोक्वाइट्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सर्टेन हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को हम लोग न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया, इसलिए न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का एसोसिएशंस होता है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा नर्वस कनेक्शन भी होता है, साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारा पोर्टल कनेक्शंस होता है, जिसको हम लोग पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, जो देखने को मिलता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास में। थोड़ा वेट करिए, अभी हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूरो हार्मोन्स का नाम देते हैं। अगली बात यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस में देखने को मिलता है कि इसको हम लोग नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच की कनेक्टिव लिंक्स बोलते हैं। इट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, इट इज़ अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज नर्वस सिस्टम के बीच में। तो अगला पॉइंट यहाँ पर यह हो गया, कनेक्टिव लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के बीच का क्या होता है, ये कनेक्शन होता है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, ये कनेक्टिव लिंक्स होती है नर्वस सिस्टम के बीच में एज वेल एज किसके बीच में, एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हमारे न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कितने होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। और इनके जो 2 टाइप्स होते हैं, एक जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक को हम लोग नाम देते हैं रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग RH बोलते हैं। दूसरा जो यहाँ से होता है इसको हम लोग नाम देते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। दूसरा जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग हार्मोन को हम लोग IH बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ से अपने को देखने को मिल गया कि 2 तरह के क्या हो गए, हमारे हार्मोन्स हो गए। जिस हार्मोन्स को हम लोगों ने देखा कि एक हार्मोन्स हमारा कौन सा हो गया, रिलीजिंग हार्मोन्स हो गया, दूसरा जो हमारा हार्मोन्स हो गया वो कौन सा हो गया, इनहिबिटिंग हार्मोन्स हो गया। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी तरह के हमारे हार्मोन्स जो डिफरेंट टाइप के ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, उनको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो हमारी हाइपोथैलेमस का होता है। तो अपने को नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो हमारी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, उस रिलीजिंग हार्मोन्स में देखने को मिलते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 7 टाइप्स के क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो यहाँ से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और इनहिबिटिंग्स में देखने को मिलता है कि यहाँ से जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से इनहिबिटिंग एज वेल एज क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। तो इनहिबिटिंग हार्मोन्स वो भी ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्साइटमेंट और स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्साइटमेंट अथवा क्या करते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। और ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनहिबिट द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, ये इनहिबिट्स करने का काम करते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग
एक रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और कौन कौन से क्या होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके पहले भी आप लोग नॉर्मली जानते भी होंगे कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं उससे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। एक तरफ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में, रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में, एक तरफ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में, इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि रिलीजिंग और इनहिबिटिंग्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखने को मिला कि जो रिलीजिंग हार्मोन्स हमारा सबसे पहला होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का एक नाम और होता है जिसको हम लोग सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स नाम देते हैं। सोमैटोट्रॉपिक, इसका शॉर्ट नेम में GH अथवा STH बोलते हैं। इट मीन्स ग्रोथ हार्मोन अथवा जो हमारा सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जिसके पास रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों की प्रॉपर्टीज होता है। इसका मतलब ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स होगा। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अथवा कैसे लिखेंगे, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, शो करता है। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा जो होगा आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि जब हम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाएंगे तो इसमें सारे डिटेल्स बताएंगे। दूसरा जो होता है ACTH। ACTH का मतलब होता है एड्रीनोट्रॉपिक हार्मोन। इसका मतलब ये एड्रीनोट्रॉपिक हार्मोन्स ये रिलीजिंग हार्मोन्स है। अब यहाँ पर इसके पास इनहिबिटिंग हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। तीसरा जो हार्मोन्स है उसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसके पास भी किसी भी तरह की कोई इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। चौथे की बात करते हैं तो वो हमारा जो होता है ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसके पास भी किसी भी तरह की कोई इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती है नहीं देखने को मिलती है। पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवा जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है। इसके पास भी किसी भी तरह की कोई भी इनहिबिटिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो नहीं देखने को मिलता है। छठे की बात करते हैं तो जो छठा होता है उसको हम लोग MESH मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है इसके पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो ये MESH मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। IH का मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन है, RH का मतलब क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन्स है। सातवें की बात करते हैं तो सातवां जो होता है PRLRH मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन में भी देखने को मिलता है कि PRLIH मतलब ये देखने को मिला कि 7 यहाँ पर हैं, मतलब ये 7 ये हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो मतलब यहाँ पर देखने को मिला कि जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं उस इनहिबिटिंग हार्मोन्स में अपने को देखने को मिला कि 3 तरह की क्या होती हैं हमारी हार्मोन्स होते हैं। एक तो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है, इनहिबिट्स होता है। दूसरा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है। इट मीन जो मेलानोसाइट्स होता है इसमें भी इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है इस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स में भी देखने को मिलता है कि इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, ये 7 प्रकार के क्या हो गए, हमारे हार्मोन्स हो गए। ACTH का मतलब होता है एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर। ACTH का मतलब होता है एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स।
और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बाकी आई होप आप लोग RH और IH का मतलब समझ रहे होंगे। RH जो MSH जो होता है, MSH का मतलब होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और लास्ट जो है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो ये सबका फुल फॉर्म है। हम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो केवल IH और RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन, IH का मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन। तो 7 जो होते हैं वो रिलीजिंग हार्मोन है और 3 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी एक आपको फिगर बनाते हैं और उस फिगर के माध्यम से कुछ उसकी और भी चीज़ें होती हैं जो हमारी हाइपोथैलेमस की होती हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है वो क्या करता है, वो पोर्टल सिस्टम के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। लेकिन जो उसका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्ट क्या करती है, हाइपोथैलेमस उसको लीड करती है। जिसमें देखने को मिलता है कि हमारे 2 तरह के हार्मोन्स भी होते हैं। एक हार्मोन्स हमारा जो होता है वो होता है ADH, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में वैसोप्रेसिन्स बोला जाता है। और एक हमारा हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन। इट मीन्स जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको ADH अथवा वैसोप्रेसिन्स बोलते हैं, और दूसरा जो हार्मोन हमारा ऑक्सीटोसिन होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पोर्टल सिस्टम्स नहीं होता है। इसमें जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्या करता है, वो लीड करता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे ये हार्मोन्स क्या होते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। बस थोड़ा सा और भी एक फिगर के माध्यम से उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा जो हाइपोथैलेमस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें पहले आप लोग एक फिगर देखिए, फिर फिगर के माध्यम से आप उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं उसमें जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। अगर डायरेक्ट उसको हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है तो उसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि इन केस में हाइपोथैलेमस डायरेक्टली क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम लोग उसकी बात करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि एक तरह की ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग देखें कि ये जो रीजन्स है इसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इस रीजन को हम लोग जो बोलते हैं वो हाइपोथैलेमस होता है, इसको हाइपोथैलेमस बोला जाता है। और हाइपोथैलेमस के बाद में मैंने अभी जिक्र किया था कि इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियाई पाया जाता है। क्योंकि ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। अगर ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये 2 तरह के यहाँ पर क्या पाए गए, लोब्स पाए गए। जिस लोब्स को हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियाई का नाम देते हैं कि हमारा क्या होता है, ये न्यूक्लियाई होता है। इसको हम लोग जो नाम देते हैं ये बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है। इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको। और जो हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, इस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से देखने को मिलता है कि हमारे क्या होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं रिलीज होते हैं। जिसमें हमारे कौन से होते हैं, एक ADH होता है, दूसरा कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन्स होता है। ADH होता है जिसको वैसोप्रेसिन्स बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। तो यहाँ से अपने को 2 हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। और अगली बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली क्या होता है, हमारा पोर्टल सिस्टम से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो ये जो हो गया, ये पोर्टल सिस्टम से डायरेक्टली क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। जिसमें हमारी ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो कि पूरा का पूरा एक इसमें क्या होता है, नेटवर्क होता है। अब यहाँ पर इसको देखने को मिलता है कि ये हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा नर्वस कनेक्शन होता है। पूरा का पूरा इसमें नर्वस कनेक्शन देखने को मिलता है। ये जो पूरा का पूरा देखने को मिल गया है इसको हम लोगों ने
पोर्टल कनेक्शन बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो होता है ये पोर्टल कनेक्शंस का पार्ट होता है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग जो नाम देते हैं ये बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस को बोलते हैं। ये हमारा एडेनोहाइपोफाइसिस होता है। इस पार्ट को हम लोग जो नाम देते हैं वो न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं कि न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है। अब जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, इस न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग एडीएच या दूसरे जो हार्मोन्स होता है उसको हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। अब जो एडीएच होता है इसी को हम लोग जो नाम देते हैं दूसरे शब्दों में वो हमारा दूसरा जो उसका नाम होता है वैसोप्रेसिन। एडीएच को जो हम लोग नाम देते हैं फुल फॉर्म एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं कि हमारा एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स होता है। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये हमारा पोर्टल कनेक्शंस होता है जो कि यहाँ पर क्या होता है ब्लड का सर्कुलेशंस होता है। इट मीन्स ये एक नेटवर्क होता है पूरा का पूरा क्या होता है ब्लड कैपिलरीज का, जिसके थ्रू से क्या होता है जो हमारे एडेनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ से सिक्रीट होते हैं। लेकिन जब हम अगले की बात करते हैं तो अगले में देखने को मिलता है कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के और भी जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि इन केस में क्या होते हैं हाइपोथैलेमस के सेकंड पार्ट जो कि इन केस में क्या होता है हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है। यहाँ से जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि एडीएच हार्मोन्स होता है, दूसरा क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं। अब जो हमारा एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं इस हाइपोथैलेमस के थ्रू से क्या होते हैं ये डायरेक्ट कंट्रोल किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नर्वस कनेक्शंस होता है इस नर्वस कनेक्शंस में देखने को मिलता है कि इसको क्या किया जाता है इसको डायरेक्ट कंट्रोल में लिया जाता है। इसी तरह से हम कह भी सकते हैं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इट मीन्स सिंपल वर्ड में बोला जाए तो कि जो हमारा एडीएच होता है अथवा जो वैसोप्रेसिन होता है वो डायरेक्टली क्या होता है प्रोड्यूस किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। इट मीन्स एडीएच और वैसोप्रेसिन और अथवा ऑक्सीटोसिन हम किसी की भी बात करें तो ये डायरेक्टली क्या होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एक सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाई हाइपोथैलेमस। ये डायरेक्टली क्या होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के थ्रू से क्या होते हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये तो था एक कनेक्शन जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ से एडेनोहाइपोफाइसिस है तो एडेनोहाइपोफाइसिस से हमारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं। जैसे इसमें देखने को मिलेगा कि ग्रोथ हार्मोन्स होंगे, इसमें जो अगर बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होगा, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होगा, एसीटीएच होगा। अगली बात करेंगे तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा। और अगले की बात करेंगे क्योंकि एक तो पार्स इंटरमीडिया से होता है जिसको हम लोग एमएसएच बोलते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स जो होंगे वो एडेनोहाइपोफाइसिस से होंगे और ये वाया ब्लड के थ्रू अथवा पोर्टल कनेक्शंस के थ्रू से क्या होंगे ये सारी चीज़ों का क्या होगा रेगुलेशंस होगा अथवा ये सारी चीज़ें जो होंगी वहाँ से प्रोड्यूस होंगी। लेकिन जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसके कंट्रोल में हमारा एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो देखने को मिलता है कि इसको डायरेक्ट क्या किया जाता है कंट्रोल में लिया जाता है। अब यहाँ पर अगली बात अपने को देखने को मिलती है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एडीएच हार्मोन्स जो होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है या किसके से डायरेक्टली लीड किया जाता है हाइपोथैलेमस में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ऑक्सीटोसिन से भी संबंधित जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद जो इसमें बचता है एक छोटा सा पार्ट बचता है कि इसके सेंटर कौन कौन से हैं। इट मीन्स हाइपोथैलेमस के सेंटर कौन कौन से हैं। तो इसके कई सारे सेंटर हैं। ये स्लीप सेंटर भी होता है, ये हंगर सेंटर भी होता है, ये लव सेंटर भी होता है, लव एंड हेड सेंटर भी होता है, ये रिस्पायरेटरी सेंटर भी होता है। अगर हम लोग रिस्पायरेटरी सेंटर की बात करते हैं तो रिस्पायरेटरी सेंटर भी होता है। इसको हम लोग एपिटाइट सेंटर भी बोलते हैं, इसको हम लोग थ्रस्ट सेंटर भी बोलते हैं कि ये थ्रस्ट सेंटर भी होता है। इसको हम लोग ड्रीम सेंटर भी बोलते हैं कि ये ड्रीम सेंटर भी होता है। साथ ही साथ देखने को मिलते हैं कि कुछ इसके फंक्शंस होते हैं। अगर उन फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में देखने को मिलता है
कि ये हमारे बीपी को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करेगा, कि जो हमारा बीपी होता है उसको रेगुलेट करता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि टेम्परेचर के रेगुलेशंस में भी क्या करता है, अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। अगली बात देखने को मिलता है कि ये इमोशन में भी क्या करता है, हेल्पफुल होता है। चाहे वो हेट हो, चाहे लव हो, चाहे फियर हो, चाहे एंगर हो, चाहे सेक्सुअल बिहेवियर हो, उसमें भी क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारी बॉडी में या हमारे ब्रेन का वो कौन सा कंपोनेंट अथवा पार्ट होता है जो कि सेक्सुअल बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस से संबंधित हैं। ये तो था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको कंप्लीट हाइपोथैलेमस से रिगार्डिंग जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैंने ऑलमोस्ट सारा का सारा पढ़ाया। इसमें से कुछ छूटा नहीं है। बाकी अगर कुछ छूटा भी होगा तो जब हम आपको क्वेश्चन पेपर कराएंगे तो उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, उसमें रिव्यू कर लेंगे और रिव्यू करके आपको सारी चीज़ें बता देंगे। आई होप इसमें से कुछ भी नहीं छूटा हुआ है हाइपोथैलेमस से। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए अपने यूपी का, टीजीटी का, पीजीटी का, एलटी का, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इसमें क्या की हैं, कवर कर दी हैं। सिर्फ मैंने आपको ईयर नहीं बताया कि किस किस ईयर में पूछा गया है। वो जो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म्स में लेक्चर प्रोवाइड करूँगा तो उसमें सारी चीज़ें जो रहेंगी रिटन फॉर्म्स में रहेंगी, उसमें बाकायदा लिखा रहेगा कि कौन सा जो आपका ईयर है टीजीटी के एलटी में कहाँ पे पूछा गया, तो उसमें बाकायदा आपकी सारी चीज़ें मेंशंस रहेंगी। आई होप आप लोग इस सेशन को देखिए और इसको शेयर भी करिए, इसको पढ़िए भी, और साथ ही साथ इसमें अपना एक वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। क्योंकि हम आपके लिए इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए हम कई सारी किताबों का संग्रह भी करते हैं ताकि आपका कहीं से भी जो कंटेंट है वो कहीं से भी छूटे ना। और हम आपको प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा और सबसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें, जो कि आपको ब्लैक बोर्ड फॉर्म में भी देते हैं कि अगर आप इस लेक्चर को भी देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग जितने भी बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं, जो जहाँ तक भी हमारा लेक्चर ये पहुँच रहा है, वो लोग भी आगे शेयर करते रहें ताकि आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।